नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अपने इस क्लास में। मैं दीपक शर्मा, आप सभी का शिक्षक, आपका सर, आपका टीचर, आपका गुरु। स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जीएस को बहुत सिंप्लीफाइड या इसे क्वांटिफाई वे में पढ़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। जीएस में कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। हर वीडियो आपके पास आती है, अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। कोशिश किया करें जो लेटेस्ट वाली जो वीडियो सबसे नई जो भी आई है उसमें आप लिखने की कमेंट, अपने डाउट लिखने की कोशिश किया करें, क्योंकि मैक्सिमम लेटेस्ट वाली वीडियो के कमेंट फॉलो अवश्य किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पिछली वाली के नहीं होते, लेकिन जो लेटेस्ट वाली होती है उसे मैं खुद अवश्य देखता हूँ। अब आपको पता है शेड्यूल इतना बिजी है कि टाइम नहीं मिल पाता कि सभी वीडियोस के कमेंट देखें, तो लेटेस्ट वाली मैं अवश्य कमेंट आपके खुद पढ़ता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है। और राज्य सरकार में आज जो करने जा रहे हैं पूरे में से पूरे नंबर वाली क्लास है। देखो, इसके ऊपर मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपसे। वाकई में आप इस सीरीज को फॉलो करो। ये सीरीज नहीं है, पूरे एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी की पूरी सीरीज चलाई जा रही है। क्लास नंबर 8 तक हम कछुए की चाल से मतलब पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे आपके एग्जाम तक हम इस सीरीज को कंप्लीट भी करेंगे। साथ में ज्योग्राफी भी चल रहा है। अभी नंबर ऑफ क्लासेस आपके बढ़ जाएंगे, इंक्रीज भी हो जाएंगे। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, 2025 के जितने भी आपके एग्जाम है उन सब के लिए क्लास बहुत बेहतरीन आपकी होने वाली है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपके इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, पॉलिटी एमसीक्यू बाय दीपक सर के नाम से और ज्योग्राफी एमसीक्यू बाय दीपक सर के नाम से। तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को हम यहाँ फॉलो करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊं तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूं। ठीक है, छोटी सी थ्योरी। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, राज्य सरकार, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को समझने के लिए आपको पहले पार्लियामेंट को समझना होगा। तो पहले पार्लियामेंट समझाता हूं मैं आपको जी। जैसे मान लो देश में एक पार्लियामेंट है जो पूरे देश के लिए काम करता है, हम इसे कहते हैं संसद। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, यानी 3 पोर्शंस को मिला के, 3 ऑर्गन्स को मिला के हम पार्लियामेंट कहते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। फिर एक आपका आती है राज्यसभा और एक है इसमें लोकसभा। इन 3 को मिला के पार्लियामेंट, संसद कहते हैं। ठीक है, यानी अगर इन 3 में से कोई भी एक नहीं है तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट नहीं है। मतलब फिर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, फिर इंडिपेंडेंट बॉडी एक प्रकार से हो जाएगी। ये 3 है तो पार्लियामेंट, संसद जो पूरे देश के लिए काम करती है। हम ये बोल सकते हैं कि पूरे देश के लिए कानून को रेडी करने का काम, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे काम करना, विधायिकी संस्था के तौर पे काम करना, ये पार्लियामेंट, संसद का काम है। ठीक इसी प्रकार से स्टेट में काम करते हैं। स्टेट में जो बॉडी काम करती है उसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। शुद्ध हिंदी में कहते हैं राज्य विधान मंडल। क्या बोलेंगे जी? राज्य विधान मंडल। ठीक है, इसे हम कहते हैं राज्य विधान मंडल। और जिस प्रकार से पूरे देश के लिए पार्लियामेंट काम करती है, वैसे राज्य के लिए विधानमंडल काम करता है। विधानमंडल के भी आपके 3 अंग होते हैं, पार्लियामेंट की तरह ही। जैसे पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, वैसे विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। पहला अंग है आपका गवर्नर, मतलब राज्यपाल होता है। जैसे पार्लियामेंट में राष्ट्रपति है, वैसे विधानमंडल में गवर्नर राज्यपाल है। जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा है, यहां होती है विधान परिषद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जैसे वहां लोकसभा है, राज्य विधानमंडल में होती है विधानसभा, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है,
अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आपका और अराइज होता है, एक छोटा सा सवाल आपका यहां से तैयार होता है कि अब इन सब के आर्टिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं कि भैया मुझे इनके आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद आप बता दो। तो पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 है यानी 79 है। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल नंबर 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 79 में यह लिखा हुआ है कि देश का एक पार्लियामेंट संसद होगी। राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 यानी 80 है, 80 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा होगी और 81 में लिखा हुआ है कि लोकसभा होगी। तो देखो कितना आसान है याद करना, 79, 80, 81, 79, 80 और 81 आप एक लाइन से याद कर सकते हैं पूरी ट्रिक के साथ। ठीक यही ट्रिक आपकी राज्य विधान मंडल में भी लग जाएगी। राज्य विधान मंडल होगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 168 में, यानी 168 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि राज्य का एक विधान मंडल होगा। 169 में लिखा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद होगी और 170 में लिखा हुआ है कि विधानसभा होगी। अब आर्टिकल रह गए प्रेसिडेंट और राज्यपाल के। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52 यानी कि अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा और गवर्नर का आर्टिकल है 153 अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो हम इस तरीके से अगर फोकस करें 4 और 4 एक ही स्लाइड में आपके 8 आर्टिकल्स हैं, कुल मिलाकर 8 अनुच्छेदों को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, 79, 80, 81, 168, 169, 170, 52 और 153 ये आपके 8 आर्टिकल है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्य सरकार है और राज्य सरकार के पॉलिटी में कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, सवालों को करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन ये रहा और देखेंगे कि आखिरी में कितना क्वेश्चंस आपके ठीक हुआ है। या ज्योग्राफी लिख गया है लेकिन एक्चुअल में बाय मिस्टेक है, ये पॉलिटी के आपके मतलब प्रश्न है, याद रखिएगा। ये ज्योग्राफी के सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटी के सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं हम और आप मिलके। पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, पहला ही सवाल आप सभी के सामने है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज आर इलेक्टेड बाय, विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं किसके द्वारा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा, सवाल नंबर पहला, तो पीपल यानी कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, और शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमएलए। और वैसे इनका फेमस नाम क्या है, विधायक। यानी विधायकों के सीधे इलेक्शन होते हैं, हर राज्य में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर के लिए आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक इसी प्रकार से स्टेट्स में सीएम मुख्यमंत्री के लिए विधायकों के यानी विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। लोग जो राज्य के, जैसे यूपी के एमएलए के इलेक्शन अलग होंगे, हरियाणा के अलग होंगे, राजस्थान के अलग होंगे, दिल्ली के अलग होंगे, तो सभी एमएलए के अलग होंगे। एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के मेंबर की बात हो रही है। विधानसभा बोले तो इसके मेंबर्स की बात हो रही है। इंग्लिश में विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हो जाएगा नाम लेजिस्लेटिव असेंबली, हर राज्य में होती है, हर स्टेट में होती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में कहा जाता है विधानसभा। क्या कहा जाता है जी, विधानसभा। और इसके मेंबर्स होते हैं एमएलए, हिंदी में बोले तो विधायक। क्या होता है, हिंदी में बोले तो विधायक। लोग इलेक्शन होते हैं सीधे, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इनके। ठीक है, कैसे इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि आम जनता सीधे वोट डालती है, जहां आम जनता सीधे वोट डालती हो, ऐसे इलेक्शंस को हम डायरेक्ट इलेक्शंस या प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। चलिए, व्हाट नेम इज गिवन टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य नहीं होते
उन्हें क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 2 बहुत ही बेसिक और लेकिन काफी ट्रिकी सवाल है। उन्हें एमएलए यानी विधायक कहते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्वतंत्र उम्मीदवार कहते हैं, अपोजिशन विपक्ष कहा जाता है, मेजोरिटी यानी बहुमत। देखो क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास किया करो कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये हमें समझना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे चुने हुए मेंबर्स जो रूलिंग पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इलेक्ट होकर आते हैं, तो ऐसे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? देखो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो तो अलग होगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं, मैं यूपी स्टेट का लेता हूं, यूपी राज्य का, ठीक है। और यूपी स्टेट के एग्जाम्पल में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो रूलिंग पार्टी जो है, मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो जिसका वहाँ शासन चल रहा है, वो योगी आदित्यनाथ जी जिस पार्टी से हैं यानी कि बीजेपी पार्टी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन और भी तो मेंबर्स होंगे जो इलेक्ट होकर आए होंगे लेकिन रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। तो और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होकर आए हैं, जैसे कि वहाँ पे इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी है वो एसपी पार्टी है। एसपी बोले तो समाजवादी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है। इसके भी तो मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं, तो उन्हें बोलेंगे अपोजिशन यानी कि विपक्ष। वो विपक्ष में बैठे, चाहे बेशक चुनकर आए हैं, जीत कर आए हैं, लेकिन फिर भी रूलिंग पार्टी में नहीं है, वो अपोजिशन वाली पार्टी में है, तो इसे बोलेंगे अपोजिशन या विपक्ष। यही सेम क्वेश्चन पार्लियामेंट में यानी कि सेंटर के लिए भी लागू होगा। अगर मैं इसी बात को सेंटर के लिए लागू करूं तो रूलिंग पार्टी वहां पे भी मोदी जी की पार्टी यानी बीजेपी हो जाएगी, और अपोजिशन में जैसे कि समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, ममता दीदी की पार्टी भी है। इस प्रकार से आप इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखो, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हिमाचल प्रदेश राज्य रिक्त विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। 26, 54, 48 और 68। सवाल नंबर 3 आप सभी के सामने है। वो आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वहां की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, मतलब उसमें कितने मेंबर्स हैं, और सिंपल करूं उसमें कितने एमएलए हैं, और सिंपल करूं हिंदी लिख के उसमें कितने विधायक हैं। कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं, यानी 68 सीटें। तो अपने अपने स्टेट्स की सीटें आप अवश्य याद करके जाना कि भाई आपकी राज्य में जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, वह कितने एमएलए हैं, कितनी सीटें हैं, कितने लोग चुनकर आते हैं और फिर आके आपके राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप देखो आंध्र प्रदेश में 175, यानी आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 175 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश 60, असम 126, बिहार 243, 243, छत्तीसगढ़ 90, दिल्ली 70, गोवा 46, गुजरात 182, 182, हरियाणा 90, हिमाचल प्रदेश 68, जो क्वेश्चन आपसे मतलब हमने पूछा है 68 यानी कि 68, J&K जम्मू कश्मीर 95, झारखंड 81, मध्य प्रदेश 230, 230, महाराष्ट्र 288, 288, मणिपुर 60, मेघालय 60, मिजोरम 40, 40, नागालैंड 60 यानी कि 60, ठीक है, उड़ीसा 147, 147, पुदुचेरी 33 यानी कि 33, पंजाब 170 117, राजस्थान 200 यानी कि 200, सिक्किम 32, 32, तमिलनाडु 234, तेलंगाना 119, त्रिपुरा 60, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70, वेस्ट बंगाल 294, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो। हमें यह भी पता लगता है कि सबसे अधिक एमएलए जो है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है वहां पर सबसे अधिक एमएलए की संख्या है। सबसे अधिक एमएलए की संख्या है 403, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी में सबसे हाईएस्ट है 403 एमएलए है। अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं जरा एक बार आता हूं। आपको वो तो याद रखना ही है जो कि मेन है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के आप अच्छे से याद कर लेना। उत्तर पूर्व जो आपके राज्य हैं उनके आप अच्छे से याद कर लेना।
सबसे ज़्यादा परेशान जो नंबर ऑफ एमएलए है, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी उत्तर पूर्व राज्यों के आपको परेशान करेंगे एग्जाम में। कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से कौन बताएगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आपके 8 यानी कि 8 है, 8 आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको पूरी की पूरी जो मिलेगी वो जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से जो एक टेलीग्राम है वहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो ये जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम है, आप इसे फॉलो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी क्लास खत्म होते ही हम जैसे ही वीडियो ये क्लास अपलोड होगी आप तक पहुंचेगी, कुछ समय के बाद ही आपको इस टेलीग्राम पर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाते विद आंसर की, तो इसे आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट आते हैं, जैसे एक तो असम आता है, एक ARP यानी अरुणाचल प्रदेश आता है, एक मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, और कौन सा रह गया? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। एक है मिजोरम और एक सिक्किम, हो गए ना 8। 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया आपका कोई स्टेट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। एक स्टेट मेरे माइंड से अचानक स्लिप हो गया, एक स्टेट कोई और है नॉर्थ ईस्ट में। 8 है, क्योंकि सिक्किम तो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, बाकी सभी राज्यों को 7 सिस्टर, और बहुत ही फेमस होगा, बस दिमाग में नहीं आ, मणिपुर बोलते बस माइंड में नहीं आ पा रहा है, बहुत ही फेमस है, कई बार ऐसा माइंड स्लिप कर जाता है। तो देखो ये जो आपके स्टेट्स हैं, ये जो आपके राज्य हैं, इस अगर हम इसमें याद करें कि भाई इनमें कितने एमएलए बैठते होंगे, कितने विधायक होंगे, तो असम जो स्टेट है ये 126 एमएलए हैं इसमें, यानी इसमें 126 एमएलए है, यानी कि असम की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल मिला के 126 सीट्स है, 126 सीटें हैं। बाकी सबकी याद करने का ट्रिक बहुत आसान है। बाकी जैसे अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, मेघालय में 60 हैं, नागालैंड में 60-60 है, त्रिपुरा 60-60 है, और ये भी 60 है, यानी कि बाकी के जो राज्य आपके रहेगा सब में 60-60-60-60 ईच है, यानी हर राज्य में 60-60 एमएलए हैं, हर राज्य में 60-60 सीटें हैं, वहां की विधानसभाओं में 60 सीटों के ऊपर इलेक्शन मतलब होता है। मिजोरम और सिक्किम मैंने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि ये अपवाद में क्यों है, तो एक्सेप्शन में क्यों है, इस बात को आप जरा समझिएगा। देखो किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस पॉइंट को समझिएगा, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए क्लास तो है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से मत देखो, मैं सब कुछ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरी थ्योरी में, इसलिए इन वीडियोस को आपका कर्तव्य है कि आग की तरह फैला दो, लोगों तक इसे लेके जाओ और लोगों तक इसे अवश्य फैलाओ। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा जो है, ठीक है, इसमें विधानसभा में मैक्सिमम सीट्स जो होती हैं, यानी कि अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है किसी भी राज्य की विधानसभा में, वो 500 यानी 500 हो सकती है, उससे ऊपर नहीं होगी, मतलब ये मैक्सिमम है। हालांकि जैसे यूपी मैंने बोला, यूपी की इस समय सबसे हाईएस्ट है 403, लेकिन यूपी में भी 500 हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होंगे आने वाले समय में अगर सीट इंक्रीज करते हैं तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम मैक्सिमम 500 सीटें होती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम है तो मिनिमम का भी प्रावधान होगा कि न्यूनतम सीटें कितनी होंगी, यानी कम से कम सीटों का भी तो प्रोविजन होगा कि इससे कम नहीं हो सकती। तो न्यूनतम सीटें हैं 60, यानी 60 सीटें आपकी मतलब होंगी न्यूनतम, कम से कम 60 से नीचे नहीं हो सकती। लेकिन मिनिमम सीट्स के मामले में, यानी कम से कम सीटों के मामले में, आपके 3 स्टेट्स एक्सेप्शन में हैं, यानी कुछ राज्य आपके एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद में है। अपवाद बोले तो जो कि 60 की बात को नहीं मानते या इसके ऊपर खरे नहीं उतरते, ये वो राज्य हैं
3 राज्य हैं एक्सेप्शंस में, 3 स्टेट्स हैं आपके जो जहां 60 से भी कम सीटें हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपका आता है सिक्किम। सिक्किम में आपकी 32 सीटें हैं, 32। ठीक है, फिर दूसरे पे आपका आता है मिजोरम। इसीलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट में इन 2 की संख्या नहीं लिखाई थी। मिजोरम में आती है 40 सीट है। और तीसरे पे आता है आप सबका हमारा फेवरेट राज्य गोवा। गोवा में भी 400 सीट है, यानी यहाँ पर भी जो एमएलए हैं वो 40 सीटें हैं, 400 नहीं 40 हैं। तो यहाँ पे जो एमएलए हैं वो इस हिसाब से हैं। तो सिक्किम, मिजोरम और गोवा जो है वो 32, 40, 40 है। ये 3 राज्य जो अपवाद में यानी एक्सेप्शन पे जो कम से कम सीटों की प्रोविजन के ऊपर खड़े नहीं उतरते। इसीलिए आप देखो नॉर्थ ईस्ट की सीटों को जब याद करोगे, असम बस याद कर लो 126, बाकी इन सब में आपके 60 और मिजोरम आपकी 40 और सिक्किम आपकी 32। ये एक्सेप्शंस आपको याद करने होंगे जो कुछ अपवाद है। अब जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली है? ये देखो आप, देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में वो आपसे एमएलए पूछ सकता है कि दिल्ली की विधानसभा में कितने एमएलए, कितनी सीट है। तो ये आप अलग से याद कर लो, 70, 70, ये 70 है। तो जैसे इंपॉर्टेंट तो याद करना ही है, बाकी आप जिस स्टेट से हैं उसको आप अवश्य याद करें। बाकी जो मैक्सिमम आपको याद हो जब वो आप याद कर लेना। मैं उन संख्याओं का पीडीएफ जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसे मैं आप तक भेज दूंगा। ठीक है, ये मैं आप तक भेज दूंगा इन संख्याओं का पीडीएफ। ठीक है, समझ गए थे? चलिए भैया अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर लगा दिया, 68। बाय हुम इज द गवर्नर अपॉइंटेड? राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, कौन इसे अपॉइंट करता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है जी, कौन बताएगा? एमएलए अपॉइंट, विधायक करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र करती है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। तो राज्यपाल जो अपॉइंट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। देखो केंद्र और राष्ट्रपति दोनों ऑप्शन में, इसलिए आंसर केंद्र होगा। और अगर केंद्र सरकार नहीं लिखा तो आंसर राष्ट्रपति होता। हाँ, फिर भी अगर आपसे यह पूछा जाए कि अपॉइंटमेंट लेटर पर सिग्नेचर किसके होते हैं, मतलब अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट लेटर पर सिग्नेचर किसके होते हैं, नियुक्ति पत्र जो, तब आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। वैसे राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो पहले नंबर पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और दूसरे पे आपका राष्ट्रपति होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी भी स्टेट के गवर्नर राज्यपाल को। और राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है संविधान में, यानी किस आर्टिकल अनुच्छेद में ये लिखा है कि स्टेट का एक गवर्नर होगा? तो आर्टिकल 153 153 में लिखा है कि स्टेट का एक गवर्नर एक राज्यपाल होगा। सवाल नंबर 5, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? सवाल नंबर 5 आप सभी के सामने है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? फटाफट आंसर इसका दीजिए। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री करता है, एमएलए विधायक करता है, या गवर्नर राज्यपाल करता है, लेजिस्लेटर विधायक करता है? तो मुख्यमंत्री और बाकी सभी मंत्रियों को अपॉइंट नियुक्ति स्टेट गवर्नर राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए मैं आपके लिए छोटा सा एक कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान सा एक आपको लिखकर बताना है, एक होमवर्क है, एक गृह कार्य है। आपको मुझे लिखकर बताना है कि सीएम के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद है, ये लिख के आप मुझे बताना। ठीक है। सवाल नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द कोएलिशन? गठबंधन का क्या अर्थ है? जो शब्द आपके सामने आता है कि ये गठबंधन सरकार है, तो इससे आप क्या समझते हैं? सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। ग्रुप ऑफ पुअर फार्मर्स, गरीब किसानों का समूह, ग्रुप ऑफ रिच मर्चेंट, अमीर व्यापारियों का समूह, ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने वाले दलों का समूह, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका लग जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब बहुत सारी पार्टी मिलकर एक साथ सरकार फ्रेम करती हैं, बनाती हैं, काम करती हैं, हम उसे कोएलिशन कहते हैं। जैसे बीजेपी अगर अकेली सीट नहीं ले पाई थी इस बार, आपने देखा होगा, तो जो वहां के तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपना समर्थन दिया।
प्लस नीतीश कुमार साहब ने मोदी जी को या बीजेपी को अपना समर्थन दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि आज के समय की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कोएलिशन गवर्नमेंट है। ये एक गठबंधन की सरकार है, यानी कि जब बहुत सारी पार्टी मिलकर एक साथ काम मतलब करें, अपने सरकार ना मतलब फ्रेम कर पाए, तो हम उसे फिर कोएलिशन गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो आज के दौर में यही हो रहा है, गठबंधन सरकार ही देश में काम कर रही है। ठीक है, तो एक से अधिक पार्टी जब सरकार चलाती हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, मोर देन वन पार्टी रूल द गवर्नमेंट। जब एक से अधिक पार्टी सरकार चलाती है, एक से अधिक पार्टी जब सरकार चलाती है, अगर देसी भाषा में मैं आपको बताऊं देसी, तो यह आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 बताओ, वेयर हैज द मिड डे मील स्कीम बीन स्टार्टेड। मिड डे मील योजना कहाँ शुरू की गई थी? सबसे पहले बताइए, मिड डे मील योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी, आपको बताना है। गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी कार्यालयों में, इन प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग में, इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों में। मिड डे मील स्कूल, आपको मिड डे मील स्कीम याद होगी, मध्याह्न भोजन योजना। बच्चों को पोषण देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए भोजन वगैरह स्कूल में ही प्रोवाइड करवाए जाते थे, तो स्कूल में ही शुरू हुई थी। तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, या तो निजी स्कूलों से शुरुआत हुई होगी या सरकारी से हुई होगी। अब निजी स्कूलों में उनके बच्चे पहुंचेंगे जिनके पास पहले से ही पैसा ठीक ठाक है, सरकारी में उनके पहुंचेंगे जिनके पास पैसा ठीक ठाक नहीं है, तो उन बच्चों को पोषण दिया जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि सरकारी स्कूलों में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। मिड डे मील स्कीम योजना ऑफिशियली जो आई आपकी 1995 में आई थी। और जब 1995 में जब ये योजना मतलब आई थी, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1995 में कौन सा 5 इयर्स प्लान, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी? तो 8th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपकी चली 1992 से 97 तक। और 1995 में मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना को लाया गया। फिर आपसे पूछा जाएगा उस फर्स्ट स्टेट का नाम बताओ, पहले राज्य का नाम बताओ जिसके द्वारा मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना को अपनाया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच एडॉप्टेड और विच इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील स्कीम। मध्याह्न भोजन योजना को लाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। ये देखो, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया the first state in India to launch a midday meal scheme was Tamil Nadu. The scheme was initially launched in 1956 by the then Chief Minister K. Kamaraj and was later expanded statewide by Chief Minister M.G. Ramchandran in 1982. मतलब तमिलनाडु तो इसको 1956 में ही लेकर आ गया था, लेकिन भारत सरकार से ऑफिशियली पूरे देश के लिए इस योजना को 1995 में लाया गया। तो यहाँ पे आपको दो बातें याद करनी है कि तमिलनाडु तो इसे 1956 में लेकर आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा इस योजना को पूरे देश के लिए लागू किया गया था 1995 में, 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8, द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम्स द। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है यानी मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल। तो जैसे कि आप देखो, फिर से मैं एग्जांपल यूपी का लूंगा। यूपी सबसे बड़ा फेमस राज्य, इसलिए मैं यूपी का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, और मैं खुद भी यूपी से ही हूँ। तो 403, ठीक है, 403 सीट्स आपकी यूपी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में अगर 403 सीटें हैं तो 400 ये जो 3 सीटें जो आपकी मतलब आई हैं, 403 सीटें, ठीक है, इसमें जो MLA रूलिंग पार्टी के जो होंगे यानी कि जो पार्टी मेजोरिटी में आई है, बहुमत में आई है। अब आप सभी को पता है कि यूपी में इस समय कौन सी पार्टी बहुमत में है? बीजेपी। तो बीजेपी वालों ने अपना लीडर चुना। लीडर किसको चुना? योगी को, योगी आदित्यनाथ जी को। और ये इस समय यूपी के क्या है? CM मुख्यमंत्री हैं। यानी कि रूलिंग पार्टी के चुने हुए लोग चीफ मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। वो आपस में तय करते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो। ठीक है, तो
चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का चुनाव करती है रूलिंग पार्टी, ठीक है। चलिए, एमएलए चुनते हैं। चलो ये जरा बता दो, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इक्वलिटी एंड प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता को परिभाषित करता है और किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का निषिद्ध करता है? किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को रोकता है? जी बताइए क्या आंसर होगा जी, शाबाश। किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को रोकता है। देखो आर्टिकल 10 सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है, तो यहां मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, तो आपका पहला तो आंसर होगा नहीं, ये तो मैंने कर दी कट यानी क्रॉस। आर्टिकल 12 में आपके डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स हैं, यानी इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसमें राज्य की परिभाषा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आर्टिकल 21 में आपकी राइट टू लाइफ के बारे में यानी कि जिंदगी को जीने के अधिकार के बारे में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर 7। तो देखो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं मेरे बच्चे, या तो आप सेलेक्ट कर लो या आप एलिमिनेट कर दो। मैंने इसमें 3 पहले एलिमिनेट कर दिए और जो बच गया वो आपका आंसर है। आर्टिकल 15 आपको डिस्क्रिमिनेशन होने से रोकता है, भेदभाव होने से रोकता है, अनुच्छेद 15। लेकिन किस किस आधार पर, यानी उसके बेसिस क्या है, किस किस आधार पर आपके भेदभाव होने से आर्टिकल 15 रोकेगा? तो उसमें जैसे पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, इसको आर्टिकल 15 रोकता है, इसका निषेध करता है, ठीक है, इसको रोकता है, इसका निषेध करता है। सेकेंड वन रेस, प्रजाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, यानी प्रजाति के आधार पर भी नहीं होगा। थर्ड वन इसमें आपका है रिलीजन, धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, धर्म। चौथा है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। और पांचवा है आपका सेक्स, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सेक्स का मतलब है कि लड़का और लड़की के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो एटसेट्रा इत्यादि और भी आधार हैं, लेकिन ये मुख्यतः 5 आधार हैं जो आर्टिकल 15 में यानी कि अनुच्छेद 15 में दे रखे हैं कि इन निम्नलिखित आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए आर्टिकल 15 इक्वलिटी वाले आर्टिकल्स में आता है, यानी राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार वाले आर्टिकल के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो आपके लिए अलग बना रखी है, आप उसे अवश्य देखिएगा। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इसी दीपक शर्मा सर जी के जीएस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, मैंने यहाँ आपको उन्हें करा रखा है। जैसे आप जाना और पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है आप उसे फॉलो करना, पॉलिटी एमसीक्यू बाय दीपक सर के नाम से है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप फॉलो करोगे तो ये हम अभी 7 वीडियो आ चुके हैं, 8वीं ये आपकी चल रही है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट वाली ये जो वीडियो है यानी क्लास नंबर जो 3 है वो आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो क्लास नंबर जो 3 है, ठीक, ये आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को लेकर है, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 को आप डेफिनेटली देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। और मैंने ऐसा नहीं है कि छोटी क्लास ली, मैंने अच्छी खासी लंबी क्लास ली है। ऑलमोस्ट आपको सभी क्लास आपको 40 से 50 मिनट के बीच की ही दिखाई देंगी। और जैसे कि ये क्लास लाइव नहीं होती, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, तो लाइव क्लास में जो कंटेंट आपको मिलेगा, मान लो 1 घंटे 20 मिनट में, ठीक है, वो आपको रिकॉर्डेड क्लास में 50 से 55 मिनट में मिल जाएगा। इतना इफेक्टिविटी होती है आपकी, मतलब जो क्लास आप बाद में देखते हो। मैं लाइव क्लास भी ऐसे ही लेता हूं कि बच्चे का कम से कम टाइम वेस्ट हो, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10, हु बिकम्स चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन बनता है जी? तो मुख्यमंत्री बनता है लीडर ऑफ विनिंग पार्टी यानी विजय पार्टी का नेता, लीडर ऑफ द लूजिंग पार्टी हारी हुई पार्टी का नेता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देश का प्रधानमंत्री सीएम बनेगा, या प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो जो राष्ट्रपति है
वो तो पहले से राष्ट्रपति है तो ये नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री पहले से प्रधानमंत्री है, ये नहीं बनेगा। लूजिंग पार्टी का कैसे बन सकता है, क्योंकि उसकी पार्टी तो हार गई है, तो एक ही बचा लीडर ऑफ विनिंग पार्टी। जो मैंने अभी यूपी का एग्जांपल योगी आदित्यनाथ जी का देखा, समझाया था कि वो बीजेपी पार्टी, इसमें बीजेपी पार्टी वहां की रूलिंग पार्टी है, यानी वहां की सत्ताधारी पार्टी है, जीतने वाली मतलब पार्टी है। जीतने का मतलब वहां सबसे ज्यादा एमएलए उस पार्टी से चुन चुनकर आए हैं। ठीक है, चलिए। Who has real authority in a country? देश में वास्तविक अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, पीपल लोगों के पास, गवर्नर यानी के राज्यपाल के पास। बहुत ही जबरदस्त ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और जरूर मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि जब मैं अभी इसका आंसर बताऊंगा तो बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ट्रिकी था। मतलब मैं ही ट्रिकी सोच रहा हूं या वाकई में ट्रिकी था। तो रियल ऑथोरिटी इन द कंट्री यानी कि देश में वास्तविक अधिकार किसके पास है, मतलब रियल में पावर किसके पास है। तो बहुत से बच्चों ने आंसर लगाया होगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रधानमंत्री आंसर नहीं है। तो फिर कुछ बच्चे शिफ्ट कर गए होंगे राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति भी आंसर नहीं है। आंसर है आम लोग, पीपल, पब्लिक, जनता, मेरे और आप जैसे लोग। याद रखना, अपने जैसा जो देश है, जो डेमोक्रेटिक जो मतलब देश है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में जो पावर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो पावर दी गई है, जो शक्ति दी गई है, सारी की सारी वो पब्लिक लोगों को दी गई है। इसीलिए देखो हमारे संविधान की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। ऐसी तो होती शुरुआत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, चलो ये तो ये कि देश में अधिकार किसके पास है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए और क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जाए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का मुखिया क्यों कौन होता है। तो सरकार के मुखिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है सरकार का मुखिया जिसे हम कहते हैं डी फैक्टो। हिंदी और अंग्रेजी वाले माध्यम के बच्चे दोनों ही शब्द याद करेंगे। डी फैक्टो लैटिन भाषा का शब्द है ये। और एक शब्द आपका होता है डी जियोर। डी फैक्टो शब्द का मतलब होता है रियल हेड यानी कि वास्तविक अध्यक्ष। भाई हेड भी जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली में भी दो प्रकार के हेड होंगे, एक रियल हेड और एक नाम मात्र का हेड यानी कि नॉमिनल हेड। जैसे पापा और मम्मी, तो पापा और मम्मी में से, माता पिता में से कोई एक होगा वास्तविक का हेड और कोई एक होगा नाम मात्र का हेड। तो दो प्रकार के हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, डिफेक्टिव और डिजियोर। डिफेक्टिव का मतलब होता है रियल यानी असली वास्तविक, डिजियोर का मतलब होता है आपका नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का। ठीक है, इसी को अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं तो देखो ये बात कितनी अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे कि हम नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल पे बात करें यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्रीय सरकार की बात करें, तो दो प्रकार के इसके मतलब हेड है। एक तो इसका है पीएम यानी प्रधानमंत्री हेड होता है, और एक होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रीय स्तर पे दो लोग, केंद्र पे दो हेड है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो पीएम को तो हम बोलेंगे डिफेक्टो कि प्रधानमंत्री डिफेक्टो है, करेक्ट। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को हम बोलेंगे डीजियोर। अभी तो मैंने बताया डीजियोर और डिफेक्टो का मतलब। डिफेक्टो का मतलब रियल हेड यानी कि जो असली जो अध्यक्ष है, और डीजियोर का मतलब आपका हो गया नॉमिनल हेड यानी कि जो नाम मात्र का आपका हेड है। ठीक इसी प्रकार से हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अगर राज्य सरकार की मतलब बात करें, बहुत आसानी से समझा दे रहा हूं, आपके डीएनए में उतार दूंगा, खून में जो सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा वो। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना आप। काफी इतने सिंपल समझाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी जैसे वहां सेंटर में पीएम है, यहाँ पे सीएम मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर, और वहां जैसे राष्ट्रपति है, यहाँ पे है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो सीएम को हम बोल सकते हैं कि सीएम इज द डिफेक्टो यानी कि मुख्यमंत्री डिफेक्टो है, और गवर्नर जो है वो आपका डीजियोर है। डीजियोर बोले तो ये आपका नॉमिनल हेड है। तो इस प्रकार से आप डिफेक्टो डीजियोर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूरे देश की सारी पावर तो लोगों के हाथ में, लेकिन हेड ये होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 12 जरा आराम से पढ़ो, इसका जरा आंसर आप दें।
अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर, हमारे संविधान के अनुसार सरकार का मुख्य कर्तव्य है सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना उनका मुख्य कर्तव्य है? क्वालिटी है ये, क्या उल्टा चले, द वेलफेयर ऑफ द विमेन एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, महिलाओं का कल्याण और सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। द वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन अर्बन एरिया, महिलाओं का कल्याण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। द वेलफेयर ऑफ द डॉक्टर्स एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द रूरल एरिया, डॉक्टरों का कल्याण और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो जाएगा। जनता का कल्याण और सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यही सरकार का सबसे पहला उद्देश्य है। यानी कि सरकार का पहला काम और कर्तव्य होना चाहिए वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, यानी लोगों के कल्याण और हेल्थ फैसिलिटीज या स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर तक पहुंचा देना। ठीक है, सवाल नंबर 13, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अबॉलिश अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? सवाल नंबर 13 बहुत ही शानदार है, इसके ऊपर आप स्टार बना लो। ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपके अलावा बहुत कम बच्चों का हो पाएगा। यानी देश में विधान परिषद को खत्म करने का अधिकार किसके पास है, कि किस राज्य में विधान परिषद होगी, किस राज्य में नहीं होगी? पार्लियामेंट संसद, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, गवर्नर राज्यपाल, स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा के पास। ठीक है, सवाल नंबर 13 आप सभी के सामने, देखो जरा इसको। देखो मैंने अभी आपको बताया स्टेट में 2 हाउस होते हैं, यानी कि 2 सदन काम करते हैं। किसी भी राज्य में 2 सदन हो सकते हैं। एक अपर हाउस होता है जैसे राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हिंदी में कहते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। और एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधान सभा। विधानसभा, ठीक है। वो जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूछ रहा है, वो आपको इसमें इसको पूछ रहा है, वो इसमें आपसे मतलब पूछना चाह रहा है कि इसे खत्म करने का पावर किसके पास है। देखो हर राज्य में लगभग विधानसभाएं हैं, तो जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में ही है, यानी 6 स्टेट्स में ही है। ठीक है, सिर्फ 6 राज्यों में ही आपको विधान परिषद आज के समय में देखने के लिए मिलेगी। तो बाकी के मतलब बाकी के जो 22 राज्य आपके मतलब रह गए, वहां विधान परिषद होगी नहीं होगी, इसका फैसला कौन करता है? तो ये काम करता है पार्लियामेंट। तो आंसर इसका हो जाएगा संसद। संसद के पास यह अधिकार है कि वो चाहे तो किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त कर सकता है। पार्लियामेंट किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 के तहत। अंडर आर्टिकल 169 पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी अनुच्छेद 169 के तहत अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना भी कर सकता है और विधान परिषद को वहां से हटा भी सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 6 राज्यों में इस समय आपकी विधान परिषद है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। उन 6 राज्यों के नाम आप लिख लीजिए, जैसे कर्नाटका में है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, एपी आंध्र प्रदेश में है, एपी में है तो तेलंगाना में भी होगी। इस समय इन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, यानी विधान परिषदें हैं। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद आपको इन 6 राज्यों में देखने के लिए आज के समय में मिलती है देश के अंतर्गत। तो आपसे पूछी जाए कितनी विधान परिषदें हैं? 6। कहाँ है? तो ये राज्य। With respect to Article 371A of the Constitution of India, the governor of which one of the following state has a special responsibility with the respect to law and order?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को कानून एवं व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी प्राप्त है? असम, मणिपुर, नागालैंड या आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 14 आप सभी के सामने है जी। तो देखो 371 जो आपका आर्टिकल है ना, वो स्पेशल प्रोविजंस के लिए ही है। आप एक तो ये बात याद कर लो, आर्टिकल 371 जो 371 में चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ, जी, एच हो, कुछ भी हो, ये सब स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजंस के लिए हैं, विशेष प्रावधानों के लिए हैं। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के विशेष प्रावधानों के लिए है कि राज्यों को क्या क्या विशेष प्रावधान मिल सकते हैं या कौन कौन से विशेष प्रावधान मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपका है आर्टिकल 371 यानी कि अनुच्छेद 371। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब 371 में भी एक नहीं बहुत सारे हैं, यहां भी एक नहीं है बहुत सारे हैं। जैसे कि आप इसको देखो 371 में 371 में देखो आप 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजन है, कुछ विशेष प्रावधान है। 371A 371A नागालैंड के लिए है। 371B यानी कि 371B आपका असम के लिए है। 371B आपका असम के लिए है। ठीक है, 371C यानी 371C आपका मणिपुर के लिए है। 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है। 371E आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए है। F सिक्किम के लिए है। G मिजोरम के लिए है। H अरुणाचल प्रदेश के लिए है। I गोवा के लिए है। J कर्नाटका के लिए है। कहने का मतलब ये कि सब आर्टिकल याद कर लेना, ये ABCD जो भी मैं आपको मतलब करा रहा हूं। तो 371A पूछा है, किसके लिए है? ये नागालैंड के लिए है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 15 देखो, If in an election to a state legislative assembly the candidate who is declared elected loses his deposit, it means that यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त करवा देता है तो इसका अर्थ है कि, बताइए इसका अर्थ क्या है? अगर इलेक्शन हुए और उसमें हमें पता लगता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शन में कोई खड़ा हुआ था कैंडिडेट और उसकी जमानत जब्त हो गई है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका a very large number of candidate contested the election, the elected candidate victory over his nearest rival was very marginal, the election was for a multi-member constituency, all of the above उपरोक्त सभी। नहीं, ये तो इनमें एक भी a very large number of candidate contested the election, बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ाए, नहीं ऐसा भी नहीं है। The elected candidate victory over his nearest rival was very margin, निर्वाचित उम्मीदवार की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर जीत बहुत कम अंतर से हुई है, ऐसा भी नहीं है। The election was a multi-member constituency, चुनाव बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए था, ऐसा भी नहीं। एक भी इसमें आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर ये होगा कि अगर कोई मेंबर टोटल वोट्स के यानी कि टोटल वोट्स के कुल मतदान जो हुआ है, कुल मतों को उसे वोट मिला है लेस देन 1/6, याद रखना 1/6 से कम, 1/6 से भी अगर कम मतलब मिला है तो हम बोलेंगे टोटल वोट का 1/6 से अगर किसी एमएलए या कैंडिडेट को इलेक्शन में वोट मिला है, टोटल परसेंटेज का टोटल वोट का 1/6 से कम मिला है, तो हम बोलेंगे जमानत जब्त होगी। तो जमानत जब्त का मतलब लगभग 1/6 से कम वोट मिलना टोटल वोट का। इंडिया है द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, भारत में संघीय शासन प्रणाली है क्योंकि। ये हम कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि संघीय प्रणाली है? देखो फेडरल के फीचर हैं, यूनियन लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल, प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल का फीचर है, आप इतना समझो, ये फेडरल का फीचर है, यानी जहां जहां 4 है वो तो आंसर आपका होगा। तो इसका मतलब बी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 आपका नहीं है। ठीक है, बाई कैमरल है यानी कि पावर ऑफ डिवीजन है, 2 सदन है, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और 4 मतलब जहां पर है वो आंसर आपका होगा। तो कहने का मतलब ये कि सी आंसर नहीं हो सकता, या तो पहला होगा या फिर डी होगा। प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप,
फेडरल गवर्नमेंट में सिंगल और डुअल वैसे दोनों ही हो सकता है, तो इसे हम ना माने तो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम, सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च है। यस, बिल्कुल सही बात है। 1 3 4 आप आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वैसे फेडरल गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फीचर है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17, आप इसे मैच कर दो। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यानी संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये काम है बैंक, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, लेबर वेलफेयर। अच्छा जी, देखो यूनियन लिस्ट में, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आती है तो ए का होगा 1। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर आपका स्टेट यानी कि राज्य का ही मैटर है तो आंसर हो जाएगा बी का 2। और बाकी जो आपका रह गया वो इसका तो खैर होगा, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 17 का होगा बी। ठीक है, यूनियन का मतलब सेंटर के हाथ में है, स्टेट का मतलब राज्य का अधिकार है, कंकरेंट का मतलब ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। सवाल नंबर 18 देखो, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर नियुक्त करता है? किसके सलाह पर? राज्यपाल को जो अपॉइंट कर रहा है राष्ट्रपति, वो किसके सलाह पर करेगा, किससे एडवाइस लेगा? तो ये काम प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे होगा। आप इतना याद रखोगे, राष्ट्रपति जो कुछ भी करेगा, कुछ भी करते वक्त प्रधानमंत्री पीएम की सलाह लेगा ही लेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सलाह ना ले। ठीक है, चलिए। Who among the following holds office during the pleasure of the president? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार इसमें से कौन है जो पद संभालता है? गवर्नर, राज्यपाल, इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो इसमें से जो है वो गवर्नर है। राज्यपाल एक ऐसा है जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद संभालेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। इसलिए राज्यपाल को हटाने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है। ऐसे याद करो, मैंने आपको बताया अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही पद संभालता है, यानी कि महान्यायवादी को जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा एक पोस्ट और है अटॉर्नी जनरल, ये भी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही पद संभालता है। हिंदी में बोले तो महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में है, और गवर्नर किस आर्टिकल में है? 153 153 में है। चलिए अंतिम प्रश्न, फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, वो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, सरोजिनी नायडू। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। सुचित्रा कृपलानी पहली महिला यानी कि फर्स्ट फीमेल सीएम, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, वो भी यूपी उत्तर प्रदेश की। लेकिन उस समय यूपी का नाम यूपी नहीं होता था, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं होता था, बल्कि यूनाइटेड प्रोविंस होता था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ठीक है, उस समय ये वहां की राज्यपाल बनी, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। ये देखिए सरोजिनी नायडू जी का एक फोटो है, तस्वीर है, आपने अवश्य देखा होगा। और ये आप देखो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1947 से 1949 तक। आप देख सकते हैं 1947 से 49 तक, यानी आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल ये बनी, और आज़ाद भारत की पहली महिला सीएम बनी है सुचित्रा कृपलानी। तो ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको इस टॉपिक के कराए। अवश्य बताएं कैसे लगे सवाल, कैसे लगी क्लास, और किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, किस किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, मुझे अवश्य लिख के आप बताइएगा। ठीक है, दीपक शर्मा सर जी के जीएस के नाम से आपको ये यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। इसमें प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये देखो पॉलिटी की भी है, पॉलिटी एमसीक्यू बाय दीपक सर के नाम से, और ज्योग्राफी में भी आपके 3 वीडियो आ चुके हैं कि ठीक है, ज्योग्राफी को भी अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे ज्योग्राफी एमसीक्यू दीपक शर्मा सर के नाम से, जिसमें हमने इंट्रो किया, एशिया किया, अफ्रीका किया। अगला वीडियो आपका इसमें जो आएगा ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो रिवर्स का, यानी वर्ल्ड की एक महत्वपूर्ण नदियों को मैं आपके लिए इसमें कराऊंगा। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम अवश्य कर लेना आप लोग ज्वाइन। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी लिंक वगैरह आपके आते हैं, ठीक है, वो पीडीएफ पीपीटी वगैरह। ये थी आज की आपकी क्लास मिशन 2025 को ध्यान में रखते हुए।
पॉलिटी की हमने क्लास नंबर 8 लिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट अवश्य करें, धन्यवाद।